स्मॉल आर से, स्मॉल आर से, स्मॉल लेटर आर से कैसे शो करते हैं, स्मॉल लेटर आर से। तो अब सुन लें, इक्वेशन सिंप्लीफाइड लिख लो, किसके बराबर बन गई, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एस टी ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, या आप उसी फॉर्म में रहने दो जैसे साथ में आर के बराबर है ओमेगा बाई ओमेगा एन। तो चूंकि ओमेगा एन का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बन गया, तो आर स्क्वायर बन गया। यानी इन शॉर्ट जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा एस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, या उस फॉर्म में रखते हैं। आर किसके बराबर है, वो है ओमेगा बाई ओमेगा एन। ये तरतीब याद रखनी है, कभी भी ओमेगा एन बाई ओमेगा नहीं लिखना। ओमेगा 0 हो सकता है, ओमेगा एन कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर किसी स्टेज के ऊपर जो है वो ओमेगा 0 है तो आर रेशो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। हमेशा कंपैरिजन में वो चीज़ रखते हैं डिनोमिनेटर में जो मार्क वैल्यू की, मार्कअप वैल्यू ओमेगा एन, तो हमेशा नीचे नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो डिनोमिनेटर में क्या है, हमेशा नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, फोर्स फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये तरतीब याद है, नोमिनेटर में फोर्स की फ्रीक्वेंसी। करिए अब क्या सिचुएशन हुई, अगले आगे आ जाए, इक्वेशन कौन सी निकाल रहा है वो, टोटल सोल्यूशन निकाल लिया 3.7 में। तो अब आपने देखा कि टोटल सोल्यूशन किसके बराबर था, मैंने ये लिख दिया था इक्वेशन 3.4, इसके अंदर पुट करो एक्स एच टी और एक्स पी टी वाली जो है वो वैल्यू पुट कर दो। पहले वाली फॉर्म उसने पुट कर दी, उसकी मर्जी है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। एफ नॉट बाई के मैंने एम ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, उसको ये फॉर्म पसंद आई है तो ये बना ली है, उसकी मर्जी है। तो दोनों फॉर्म अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, जो मर्जी फॉर्म यूज़ कर लें। हमने इक्वेशन जो है वो अगली बन गई आपसे, बस उसके अंदर एक्स एच टी और एक्स पी टी की वैल्यू पुट कर दो बस। 3.7 आ गई। अब जल्दी जल्दी काम करते जाना यार, आपने स्पीड पकड़नी है। आपने कहा आगे टोटल सोल्यूशन, या टोटल सोल्यूशन जिसके अंदर अननोन अभी C1 C2 अभी अननोन पड़े हुए, अभी वो निकालते हैं। टोटल सोल्यूशन आ गया, अननोन पड़े हुए। कैपिटल एक्स भी अननोन था, याद रखना, कैपिटल एक्स भी अननोन था लेकिन वो डिटरमाइन हो चुका है। लेकिन आप फाइंड क्या करना है, C1 C2। तो आपने क्या काम करना है, दो इनिशियल कंडीशन ले लेंगे, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 0 पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, और टाइम 0 के ऊपर जब स्टॉप वॉच चलाई है उस वक्त फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वही थ्योरी जो आपको ऑलरेडी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, वो है एक्स डॉट नॉट। तो आपने लिख लेना है कि इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, टाइम 0 पे एक्स लिखते हो ना, ये देखो कि एक्स टी एट टाइम इज इक्वल टू 0 पे किसके बराबर हो जाएगा, एक्स नॉट। लिखो इस तरह, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसी तरीके से एक्स डॉट जो है वो मकसद है टी, एक्स डॉट टी, टी लिखना भी आपके लिए ज़रूरी है। फिर बार बार चूँकि आप ये ना, फिर टाइम 0 पे ये क्या हो जाएगा, एक्स डॉट ये नॉट। तो आपने क्या काम करना है, एक दफ़ा तो इस इक्वेशन के अंदर T0 होता है, ठीक है, वहाँ से आ जाएगी वैल्यू। फिर आपने इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, एक्स डॉट टी पहले बनाना है, बन जाएगा तब टाइम 0 पुट करेंगे, तब आ जाएगा एक्स डॉट टी 0। तो अब वो करेंगे तो यहाँ पे C1 और C2 की ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो 3.8 में लिखी हैं। यूर टास्क बिगिनस नाउ, जल्दी, टाइम बहुत इसके लिए थोड़ा देना है, 141 तो अभी हो चुके हैं यार, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको उधर पहुंचा पाऊंगा, सही है ना। तो आप शुरू कर दें, जल्दी शुरू करें यार। ये भी ऐसे ही किया था, हाँ वही तरीका जो उधर चल रहे थे चैप्टर नंबर 2 में। हाँ टाइम 0 पे तो दो कंडीशन है ना, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। एक दफ़ा रिस्पांस इक्वेशन आ गई है, टाइम 0 पुट करो इसके अंदर, फिर आपने क्या काम करना है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर टाइम 0 पुट करो, इनिशियल वेलोसिटी। मैं आ रहा हूँ जी, आपको
3.8 के अंदर 2 कांस्टेंट निकले, ये निकालने हैं आप लोगों ने, इसलिए अपने टाइम की कुर्बानी दे रहा हूँ। पहले आपने जब x ऐसे ही टाइम 0 पुट कर देना, वो निकल आया, फिर आपने वेलोसिटी निकालनी है, तो रिस्पांस है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव की वेलोसिटी आएगी। आपने सारी इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेके फिर टाइम 0 पुट करना है। कर लो, जिसको ना समझ आई हो इधर आके मेरे से पूछ सकता है जल्दी। ऊपर से यार ये पंखों का शोर है, पंखों का शोर, इसकी वजह से ऊंचा बोलना पड़ता है यार। ये पंखों का मुझे तो बड़ी उलझन होती है, एसी लगे होने चाहिए यार यहाँ पे, शोर ही बड़ा होता है यार इस हाँ रूम्स में जो है ना। वो यार कोई नहीं, सेमिनार हाल बकवास तरीन है। दो कांस्टेंट्स निकालने हैं C1 और C2 वगैरह। जिसको ना समझ आए मुझे आके इधर बता दे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो, नहीं तो अदरवाइज कर जल्दी करो यार, जल्दी रिपोर्ट। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, एक दो बंदों के निकाल लेने से मैंने आगे चल पड़ना है। तो अब इन कांस्टेंट को पुट कर दो, 3.7 में पुट कर दो बस, और नीचे 3.9 आ गई है, 3.9 आ गई। ये हमारी बेसिक इक्वेशन आ गई है जिसने आगे यूज़ होना है।
अनडैम्प्ड सिस्टम की, ये टोटल इक्वेशन जो है वो आ गई है, कांस्टेंट सारे डिटरमिन हो चुके हैं। तो इस इक्वेशन को आपने याद रख लेना कि ये इक्वेशन हमारी मैचिंग इक्वेशन है या क्या है स्टार्टिंग, सही है जी। अब अगले पेज पे जो सिचुएशन है वो क्या है, उसने कहा है द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड x बाई डेल्टा एस टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर। अब उसकी जो है वो तरीक़ाकार देख लो उस बंदे के काम करने का, ये काम उसको अकल उधर भी आ सकती थी कि वो पीछे इक्वेशन जहाँ पे उसने निकाल ली है ना, इक्वेशन 3.6 इस जगह पे भी वो लिखने को लिख सकता था कि भाई क्या काम करना है, कैपिटल x ओवर डेल्टा एस टी, यानी क्या है वो आ जाएगा इधर 1/1 माइनस ओमेगा और ओमेगा एन स्क्वायर, इधर भी लिख सकता था लेकिन वहाँ पे नहीं लिखा उसने। आगे फॉर्म उसने क्या बना ली है 3.10 में, जल्दी करो देखो, x ओवर डेल्टा एस टी, तो इधर क्या रह जाएगा, या आम अल्फाज में सादा अल्फाज में ऐसे देखो कि राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को भी डेल्टा एस टी पर डिवाइड कर दिया, सही है। तो इधर क्या कैपिटल x ओवर डेल्टा एस टी आ गया और इधर क्या है डेल्टा एस टी बाई डेल्टा एस टी 1 आ गया और 1 माइनस जो है वो ये चीज़ आ गई है, ओके। यानी इन शॉर्ट क्या चीज़ आ गई इस इक्वेशन से, कैपिटल x ओवर डेल्टा एस टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस आर स्क्वायर, सही है, ये इक्वेशन आ गई। अब तवज्जो रखना, इस इक्वेशन में आप ये देखते हो, तवज्जो कि जो वेरिएबल है डेल्टा एस टी कांस्टेंट, डेल्टा एस टी कांस्टेंट है जो कि वो फोर्स का एक एम्पलीट्यूड होना है, फोर्स का एक एम्पलीट्यूड होना है जो स्टार्ट में ही मतलब है उतनी डिफ्लेक्शन से हमने वो कैलकुलेट कर लिया होना है। कैपिटल एक्स जो है ना वो अब क्या है 1 माइनस आर, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करेगा ना उस हिसाब में, ठीक है ना। हर टाइम देखो कैपिटल एक्स जो है वो टोटल जो है वो जाके उसके साथ उसने मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना, कॉस ओमेगा टी के साथ। मकसद है मेरा बात कहने का कि ये जो टोटल दो फंक्शंस मान गए एक्स और डेल्टा एक्स टी, और दूसरा जो है वो मकसद इधर क्या है, ये तो कांस्टेंट है ये आर स्क्वायर, तो आपने दो फंक्शंस को आपस में जो है वो प्लॉट कर लेना है, एक्स ओवर डेल्टा एस टी वर्सेस जो है वो आर। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आर जो है वो 0 हो जाए, अगर आर 0 से स्टार्ट करते हैं ना, हम कहते हैं फोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 है, देयर इज नो फोर्स, फोर्स की फ्रीक्वेंसी 0 कब हो सकती है, जब फोर्स नहीं है, जब फोर्स नहीं है तो तब सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये 1 माइनस 1 होगा, यानी इसका मतलब है एक्स ओवर डेल्टा एस टी आपस में बराबर होंगे ना, तो इसका मतलब फोर्स है ही नहीं, तो वही फोर्स जो है वो हमने फिर स्टैटिकली लगाई है डेल्टा एस टी के बराबर आ गई, तभी 1 हुआ ना, तभी 1 हो गया, सही है ना। उस वक्त क्या कैपिटल एक्स और डेल्टा एस टी आपस में बराबर हो गए, फोर्स है नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली वो फोर्स उतनी मैग्नीट्यूड हमने जो है ना उसके ऊपर वो स्टैटिकली बस लगाई है, रेशियो 0 है जो कि फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी कब बनेगी, जब वो फोर्स के साइकिल बनेंगे, जब कॉस ओमेगा टी के साथ उसमें मल्टीप्लाई होना है तब फ्रीक्वेंसी होनी है ना, हाँ सही है ना। फोर्स सुन लें एफ नॉट के बराबर है लेकिन वो स्टैटिकली लगाई है, फ्रीक्वेंसी नहीं है उसकी, फ्रीक्वेंसी नहीं है, एफ नॉट है फ्रीक्वेंसी नहीं है उसकी, कॉस ओमेगा टी नहीं है। अच्छा अब आगे देखिए, आपने अब क्या काम करना है, अब इसकी दो सिचुएशन आ सकती हैं, यहाँ पे आ सकता है फिर बढ़ेगी ना, इंक्रीज करेगी, आर हो जाता है कि 0.1 0.2 0.3, एक टाइम आएगा 1 को भी अप्रोच कर जाएगा, आर 1 को भी अप्रोच करेगा, जब 1 को अप्रोच करेगा तो यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सही है ना, 1/0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि x ओवर डेल्टा एस टी, अब डेल्टा एस टी तो कांस्टेंट था, सही है ना, इसका मतलब है ये रेशो अनडिफाइंड हो गई, सही है। इसका मतलब है कि जो कैपिटल x है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया ना, इन्फिनिटी को अप्रोच किया, क्योंकि डेल्टा एस टी तो कांस्टेंट है,
यानी इसका मतलब इंफिनिटी असल में अनडिफाइंड, मतलब इसका वो ये कैपिटल एक्स बहुत लार्ज हो गया, अनमेजरेबल है, अनडिफाइंड है, अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें यदि हम इसको जो है ना वो स्प्लिट कर लेते हैं चीज़ को कि आर की 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं। आर जो है वो क्या हो सकता है, लिख लें कि आर विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। सही है। फिर क्या है कि आर जो है 3 स्टेट्स हैं इसकी। स्टेट 1 जो है वो क्या है कि आर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और जो है दूसरी जो है वो स्टेट क्या है कि आर इज़ जो है वो ग्रेटर देन 1, आर इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 से कुछ भी वो हो सकता है, आर इज़ ग्रेटर देन 1। और थर्ड जो है वो स्टेट हो सकती है कि आर इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1, आर इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1। सही है। तवज्जो रखो, पढ़ें। अगर आर जो है वो 1 से लेस हो, मतलब अब आप शुरू कर दें ताकि आपको सिर्फ समझाने के लिए अगर आप, हालांकि इससे बगैर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन जो सेक्शन को समझा चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कोई भी पॉइंट में मिस ना करूँ किसी चक्कर में। आप ना एक छोटा सा ग्राफ टेबल बना लें, सही है ना, ताकि आपको अगला ग्राफ समझा सकें। आपने क्या काम करना है, इधर जो है वो लिख देना है कि आप इस साइड में लिख दें कि आर, और इधर लिख दें कि कैपिटल एक्स ओवर डेल्टा एस टी, कैपिटल एक्स ओवर डेल्टा एस टी। आर की वैल्यू 0 स्टार्ट करें, सही है। और आप देखते हैं कि ये कितना 1 के बराबर एक्स ओवर डेल्टा एस टी। अब आर की वैल्यू आप ले लें फॉर एग्जाम्पल 0.25, हमने मतलब दूसरी वैल्यू ले लेते हैं 0.5, तीसरी वैल्यू क्या लेते हैं 0.75, चौथी वैल्यू 1 ले लेता हूँ, चौथी वैल्यू क्या ले लेता हूँ 1। यहाँ पे आप इधर वैल्यू लिखते जाओगे जो जो वैल्यूज आ रही हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा एस टी की, इस इक्वेशन में पुट कर लिखते जाओ। फिर क्या चीज़ हो जाएगी, मतलब 1.25 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। चलें दो वैल्यू 3 4 इधर भी लिख लो, 1 पॉइंट जो है क्या है 75 हो जाएगा, यहाँ 2 तक लिख लो, ये 2 आ जाएगा। आगे ज़्यादा आगे दूर जाने की ज़रूरत नहीं, लिख लो, सही है ना। तो आप क्या है टेबल बना लो, आर वर्सेस क्या है एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये बनाओ टेबल ताकि आप आसानी से समझ आए, वरना मैं हफ्ता रहूँगा, आप लोगों ने दिमाग को तेज़ करना नहीं है और फिर समझ नहीं आने वाला, को कैसे समझा रहा आपने तरफ से। तो उससे आगे भी बनाना टेबल, बस 2 तक कर, दो वैल्यूज पुट करके बस आंसर जी। बस आप फिर ना ये टेबल पूरा करो, जल्दी करो, ये टेबल बनाओ ना उस इक्वेशन को जल्दी, ये टेबल, वो इक्वेशन और ये टेबल। क्विक कैलकुलेटर लिखते जा जल्दी। जल्दी बना लिया टेबल, भाई इसमें तो 100 साल नहीं लगना चाहिए, नहीं 5 मिनट नहीं दे, एक आधा मिनट है, आधा मिनट
5 मिनट। अच्छा, ये टेबल आपने बना लिया, अब आ जाओ, आओ इधर, मैं आपको ले आता हूँ, सही है ना। आप लोगों ने वैसे नहीं आना, आप लोग जो है ना वो माजूर बन चुके हो। हाँ, टेबल में वो वैल्यू जो है वो, लेकिन कौन सा जो है ना वो इतना बड़ा, ये भी हमें क्विज़ पॉइंट ऑफ व्यू से क्विज़ जो है बना लेंगे। मैं अभी इंशाल्लाह मैं अभी इस दफ़ा क्विज़ होगा, ये मैं इधर इससे लिंक सेंड कर दूंगा आपको ऑफलाइन ही, इससे सेंड करवा दूंगा अपने आईफोन से। अच्छा, अब फिगर 3.3 देखो, फिगर 3.3 जैसे लिखा है उसको देखो। अब इसके अंदर उसने फ्रीक्वेंसी रेशो वर्सेस जो है वो इसको एक्स और डेल्टा एक्स को प्लॉट किया। अब तवज्जो रहे, दिस इज द रेशो ऑफ टू एम्पलीट्यूड्स, तवज्जो, दिस इज द रेशो ऑफ टू एम्पलीट्यूड। एक्स इज द, इसको बोलते हैं डायनामिक एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं स्टैटिक एम्पलीट्यूड। ये स्टैटिक एम्पलीट्यूड है, ये डायनामिक एम्पलीट्यूड है। इनकी जो रेशो होती है इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इसको बोलते हैं, लिखा हुआ है उधर एम्पलीफिकेशन फैक्टर या फिर मैग्नीफिकेशन फैक्टर, दो नाम है, या फिर एम्पलीट्यूड रेशो। मैग्नीफिकेशन रेशो नहीं बोलते, सही है ना, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीट्यूड जो है वो मतलब है रेशो, मैग्नीफिकेशन फैक्टर, मैग्नीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर या एम्पलीट्यूड रेशो। रेशो के बारे में नॉर्मली आप जानते हैं कि आप कहते हैं 1 से लेस हो तो फिर क्या हम उसको रेशो बोल देते हैं, सही है ना। होता पता क्या है, सुन लो, कि जब ये जो एक्स और डेल्टा एस टी, ये क्या है, मैग्नीफिकेशन फैक्टर, ये हमें बताता है कि डायनामिकली डेल्टा एस टी से एम्पलीट्यूड कितना लार्ज, जब सिस्टम डायनामिक्स में रहेगा ना तो सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो डेल्टा एस टी, अगर फ्रीक्वेंसी सुन लें, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मकसद है 1 से ग्रेटर है, 0 से, यानी 1 से लेस है, 0 से ग्रेटर है, तो ये नीचे पॉजिटिव आएगा। 1 से लेस है और 0 से क्या है, ग्रेटर है, तो आप देखते हैं कि 0 से 1 तक क्या है, ये आ जाएगा पॉजिटिव, सही है। और आपको पता है कि वैल्यू जो है वो टोटल आ रही है, वो वैल्यू आपने देखी है वो 1 से ग्रेटर आ रही है ना, 1 ओवर जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, सही है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है वो क्या है, उस फ्रीक्वेंसी के लिए जो है वो जब 1 तक आप अप्रोच करेंगे क्या हो जाएगा, वो हमेशा ही 1 से ज़्यादा ही होगा, यानी हर केस में जो डायनामिक एम्पलीट्यूड है वो स्टैटिक एम्पलीट्यूड से हमेशा ही ज़्यादा होगा, तभी इसी वजह से जो है वो क्या हुआ है, वो ग्रेटर हुआ है, सही हो गया। तो अब उसके बाद अगर जब जो है वो क्या हो जाता है, ये 1 से ग्रेटर हो जाता है, कितना है 1.25, तो आप देखते हैं कि ये रेशो नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। अब ये जो नेगेटिव आ जाती है इसको हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, हम पॉजिटिव इस तरह बना सकते हैं, फॉर दिस केस सेकंड में हम अगर इसको लिखते हैं कि 1 ओवर, हम कहते हैं यार फ्रीक्वेंसी रेशो 1 से ग्रेटर है, हम इस इक्वेशन को कैसे करते हैं, हम कह देते हैं कि 1 ओवर आर स्क्वायर माइनस 1, 1 ओवर आर स्क्वायर माइनस 1 कह सकते हैं ना। तो 1 ओवर आर स्क्वायर माइनस 1 वाली अगर इक्वेशन है, यानी अगर हमें ये कंफर्म, अगर इक्वेशन सुन लें, अगर हम कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारी जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी होनी है वो क्या होनी है, नेचुरल से कम ही रहनी है हमेशा, तो हम इस इक्वेशन को एज इट इज जो है वो यूज़ कर लेंगे। ये वाली इक्वेशन जो आई है, ये जो रेशो आई है, या ये जो हमने सोल्यूशन उसका अज्यूम किया था कि एफ पी टी किसके बराबर था, कैपिटल एक्स कॉज ओमेगा टी, ये किया था, तो हम उसको एज सच यूज़ कर लेना है। लेकिन अगर हमें पता हो कि अगर जो है वो रेशो 1 से ग्रेटर ही रहनी है, तो इस इक्वेशन को हम क्या काम करेंगे, हम नया सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, हम कहेंगे 1 ओवर आर स्क्वायर माइनस 1, आर स्क्वायर माइनस जो है वो 1, फोन बंद करके रखें। अच्छा, आर स्क्वायर माइनस जो है वो 1, ठीक है ना। आप अभी आए, आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है,
अब जो है वो क्या चीज़ आ गई कि 1 ओवर जो है वो क्या चीज़ आ गई कि 1 ओवर, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉजिटिव को कैसे अचीव किया जा सकता है? हमें तो नहीं अचीव किया जा सकता। अगर सुन लें इक्वेशन कौन सी थी, ये देखिए पीछे इक्वेशन थी जनाब 3.5, उसके अंदर सोल्यूशन हमने क्या अज्यूम किया था, जल्दी बताना। सोल्यूशन अज्यूम किया था एक्स पी टी का, वो था कैपिटल एक्स कॉस ओमेगा टी, यही था ना। ये सोल्यूशन किस के लिए वैलिड है? किसके लिए वैलिड है? अगर फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा ग्रेटर देन 0 हो एंड लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के लिए, सही है। अगर हमें कन्फर्म हो कि फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा ग्रेटर है किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो फिर हम सोल्यूशन ये अज्यूम करेंगे शुरू से ही हम क्या सोल्यूशन अज्यूम कर लेंगे, हम कह देंगे कि एक्स पी टी किसके बराबर है, वो है माइनस कैपिटल एक्स कॉस ओमेगा टी। सिर्फ इस सोल्यूशन के स्टार्ट में माइनस लगा लें, सही है। अगर हमें कन्फर्म हो कि फोर्स की फ्रीक्वेंसी फॉर एवर, जब भी हमने सिस्टम तवज्जो डिज़ाइन करना है तो क्या होना है, वो लार्ज होनी है नेचुरल से। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्क्वायर रूट के बाई एम के बराबर, वो के और एम से मतलब है स्क्वायर रूट से आ जाती है। तो हमने जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी है, इससे लार्जर होनी, तो हम सोल्यूशन शुरू से ये अज्यूम करेंगे और फिर उसी तरीके से हम उसका एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। तो जब शुरू से ही एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे ना इक्वेशन 3.6 में, तो वहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जहाँ पे आया था ना ये एफ नॉट ओवर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, वहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के आ जाएगा। सादा सी बात इतनी है, मेरा बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ खपने का सिर्फ यही है। उधर आ जाएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर -1, यानी कि क्या रेशो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, सादा सी बात है। तो अब फिर आप मतलब है वो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस इक्वेशन को अब दो तरह से आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सुन लो। आप लिख सकते हो कि एक्स और डेल्टा एस टी 1 और 1 आर स्क्वायर फॉर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 एज इट इज, सही है। इफ आर इज ग्रेटर देन 1 तो इक्वेशन को दोबारा लिख लो, किसके बराबर आ जाएगी रेशो, एक्स और डेल्टा एस टी 1 ओवर आर स्क्वायर माइनस 1। बस इस मान दो इक्वेशन बना लो, दो इक्वेशन बना लो। ये आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के लिए एज इट इज 3.10, और इफ आर इज ग्रेटर देन 1 इसे लिख लो। तो उस केस में क्या यूज कर लेंगे, 1 ओवर आर स्क्वायर माइनस 1, बस इतना, सही है, क्लियर। ये दो स्टेप्स। अब सुन लो, अब इसको प्लॉट किया उसने, कैसे प्लॉटिंग की है चेक करें प्लॉटिंग को। आप देखेंगे फिगर कौन सी वाली 3.3, आप देखें चेक करें कि 0 पर जो है वो जब R 0 है तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ गया, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, देख लें। उसके बाद अब 0 से लेकर 1 तक मसलन कितना है जी, जो भी वैल्यू आई है वो आपके पास वैल्यू जिसके बराबर भी होगी, जो भी वैल्यू होगी R की, तो आप देखते हैं कि एम्पलीट्यूड 1 से बढ़ ही रहा है, रेशो जो है ना एक्स और डेल्टा एस टी बढ़ती जा रही है। और जब एग्जैक्ट आई है, जब एग्जैक्ट 1 के बराबर हुई है, तो आप देखें कि वो एम्पलीट्यूड देख लें एक्स और डेल्टा एस टी ट्रीमेंडसली लार्ज हो गया, वो इन्फिनिटी को जा रहा है, वो इन्फिनिटी को, सही है ना। इस तरह लाइन को आगे वो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा, अनडिफाइंड हो गया। यानी जब रेशो R 1 आ गई है, वर्टिकल लाइन को देखें, डैश लाइन, वर्टिकल लाइन डैश लाइन को देख रहे हैं, वो क्या है, वो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेशो एग्जैक्ट 1 के बराबर हो जाती है, तो वो नहीं अचीव होती, सही है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप वो ये यूज़ करते हैं 1.25। तो 1.25 जब आपने रेशो यूज़ की थी तो बताएं एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस जो है वो 1.7, सही है ना। तो आप देख लें आगे वो माइनस वाली वैल्यू आ रही है, वो देखें सेकंड मतलब है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया एक तरह से ना, क्या है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है। तो वो देखें नीचे जो है वो डेल्टा एस टी डाउनवर्ड नेगेटिव हो गया, सही है। इसी तरीके से 2 पे भी देख लें, 2 पे वैल्यू जो है वो फिर क्या है,
उसी तरीके से फिर ये आगे चलती जाएगी तो इस तरह ये कर्व जनाब बन जाएगी। तो निचले सुन लें, जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कर्व पड़ी हुई है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन वो नेगेटिव की वजह से मैंने कह लिया है, वो क्या है, निचले वाली जो कर्व है वो क्या है, वो है r इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए, और जो अपर जो है वो इक्वेशन है वो कर्व किसके लिए है, r इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के, लेस देन 1 के लिए। सही है ना। तो ये नहीं प्लॉटिंग कर दी है, x डेल्टा एस टी वर्सेस r के वो प्लॉट कर दिया और कुछ नहीं किया, ये सिर्फ ये प्लॉटिंग की है। मैंने कहा यार ये ग्राफ भी समझा दूँ, उसके लिए टेबल बना दिया है। आगे आप जो भी वैल्यू आप देखिए इधर जो है ना, वैल्यू जब आप लिखते जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि आगे हर वैल्यू में क्या है, वो नेगेटिव भी हो रहा है और एम्पलीट्यूड आगे जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अगर 2 पे क्या एम्पलीट्यूड आ रहा है, वैल्यूज है ना आपके पास लिखे, मैं थोड़ा चेक कर लूँ क्या आप लिखते नहीं हैं या नहीं लिखते। आप देखते हैं ना कि 1 आ गया, 1.25, 1.7 और आगे देखें कम हुआ है, फिर आगे और कम हो गया, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे तो आप देख लें कि वो x के नज़दीक अप्रोच करता जा रहा है, या चलिए फिगर 3.4 देखें, फिगर 3.4 देखें, कोई इसके अंदर नहीं, यकीन माने कोई एग्जाम पढ़ने में सिर्फ कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ कि यार जो लिखा हुआ है समझ आए इसको। आप देखते हैं कि 2 ग्राफ बना दिए, फोर्स का ग्राफ बना दिया उसने कि जी फिगर कौन सी मैं बता रहा हूँ, 3.4। आप देखते हैं कि F0 का एक ग्राफ उसने बना दिया है वर्सेस जो है वो थीटा के यानी ओमेगा टी के, तो वो किसके बराबर है। आप देखते हैं कि ये किसके लिए है, जब फोर्स की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है, और नीचे रिस्पांस का प्लॉट किया है, तो रिस्पांस उसने वो हुई वाला ये वाला एज्यूम किया है। यानी इसका मतलब है हम ये कहते हैं, तवज्जो, कि जब फोर्स जो है कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि r जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 1 है, तो तब क्या है, जो रिस्पांस है दैट इज़ इन फेज विद द एक्साइटेशन जो है वो फंक्शन के, जो रिस्पांस है इज़ इन फेज विद द एक्साइटेशन फंक्शन, एक्साइटेशन फंक्शन वो कौन सा, F0 कॉज ओमेगा टी, और रिस्पांस क्या है वो कैपिटल X कॉज ओमेगा टी। तो आपस में इन फेज़ हैं। इन फेज़ का मतलब क्या है, आप देख लें कि जब जो है वो टाइम 0 है तो कॉज है ना मैक्सिमम होना है ना, तो आप देख लें तो वेव्स बिल्कुल उसी तरीके से चल रही हैं, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। जब वो जो है वो ट्रफ आ रहा है उसका, तो उसका भी ट्रफ आ रहा है, जब उसकी वैल्यू 0 आ रही है, सुन लें एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है हर एक का, चूँकि वो फोर्स है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सब दोनों के बराबर है, क्योंकि ओमेगा उधर भी है, फोर्स की जो कर्व थी उसके अंदर भी ओमेगा ही था ना, ये इधर नहीं, वो ये उसकी एक फंक्शन थी। तो फोर्स की जब आपने इक्वेशन लिखी थी F0 cos ओमेगा टी, तो उधर भी ओमेगा था और इधर भी ओमेगा है, तो इसका मतलब है ओमेगा यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी है फोर्स के फंक्शन की उतनी ही वेव की भी बनेगी। तो साफ ज़ाहिर फोर्स भी जिस तरह लगेगी उस तरह फोर्स ने भी उसी तरह वेव बनानी है, रिस्पॉन्स ने भी उसी तरह उतनी वेव जो है वो बना लेनी है। ये है R, ये जो है ना फिगर 3.4, ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए। लेकिन ये फिगर देखिए कौन से वाली आगे उसने बना दी है, बंदे का ना बुक लिखने का कोई अपना ही तरीका है। फिगर 3.5 वो कहाँ की जो है ना वो सर कहाँ पे लगाया हुआ है। फिगर 3.5 के अंदर उसने देख ले प्लॉट किया है कि फोर्स का फंक्शन मतलब ये आ गया F0 cos ओमेगा टी, तो रिस्पांस आपने ये एज्यूम करना है। तो 180 डिग्री यानी इसके साथ यानी ऐसे ही है ना कि आप cos 180 को मल्टीप्लाई कर दें तो तब जो है -1 आता है ना। तो ये है कि इसका मतलब है कि जो है द रिस्पांस विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द एक्साइटेशन जो है वो फंक्शन। हाँ, या इन अदर वर्ड आप ऐसे समझ लें, मैं आपको कि अगर जो है वो फोर्स का रिस्पांस जो है वो बन जाता है x cos ओमेगा टी, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं कि Ft इज इक्वल टू -ft जो है वो cos ओमेगा टी। हम फोर्स को जो है वो आउट ऑफ फेज कर देते हैं।
सही है ना, वो सादा सी बात है। उसने रिस्पॉन्स को आउट ऑफ फेज कर दिया, हम फोर्स को आउट ऑफ फेज कर देते हैं। क्या कहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, फ़र्ज नहीं हो गया कि उसके ऊपर वो, बस ये इन्होंने आपने आउट ऑफ फेज होना है भाई, ये बात। इसको थोड़ा बाद में देख लेना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सही है, ये जनाब थे ग्राफ, इनके ऊपर मैंने खप लिया। अब थोड़ा सा जो है वो केस नंबर 1 बच गई है हमारे पास कि जब एग्जैक्टली 1 के बराबर। आप देखते हैं कि जब एग्जैक्टली 1 है तब जो एम्पलीट्यूड रेशो है दैट इज़ अनडिफाइंड। तो भाई हमने उसको डिफाइंड तो बनाना है ना, कोई तरीका करना है। तो हम देखते हैं कि जब R1 के बराबर हो जाता है तो चूँकि एम्पलीट्यूड मैयर नहीं किया जा सकता किसी फिज़िकल मीन से, हमने उसका ट्रेंड देखना है कि भाई वो इंक्रीज़ कर रहा है, ट्रीमेंडसली लार्ज हो रहा है, तो भाई किस जो है वो रेंज से हो रहा है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो आ जाए जी रेजोनेंस का आर्टिकल देखें, केस नंबर जो है वो देखें जी 3rd, पेज नंबर 285 पे। वो मैंने ऊपर सारा कुछ बता दिया, जो उसने आगे केस 2 में 1 में लिख दिया ना, वो सारा कुछ पढ़ लेना, वो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी वजाहतें कर चुका हूँ। केस नंबर 3rd देख लो, पेज नंबर 285 पे। केस 3 लिखता है कि व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, द एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, गिवन बाई इक्वेशन 3.10 और 3.12 लार्ज हो जाएगा, बिकम्स इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब क्या है, अनडिफाइंड, वही इन्फिनिटी। दिस कंडीशन फॉर विच द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ओमेगा एन इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। टू फाइंड द रिस्पॉन्स फॉर दिस कंडीशन वी री राइट इक्वेशन 3.9। हम इसको री राइट करते हैं, आपके ज़िम्मे लगा देता हूँ, 2-4 मिनट 5 मिनट आप और पास कर लेंगे, सही है ना। आपने अब क्या काम करना है कि जनाब इक्वेशन है जी 3.13 उसने बनाई, सही है। आपने इक्वेशन 3.9 से स्टार्ट करना है, 3.9 से करना है स्टार्ट, और आपने 3.13 इक्वेशन बना लेनी है। मैं सादा सी 1 मिनट का ये काम है, बनाओ। हाँ अभी बनाओ ना, ये देखो बता देता हूँ कैसे काम करना है। उधर जो है वो जो साथ लिखा हुआ था ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, यानी क्या काम करो, सुने मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, कोई अलजबरा नहीं है। 3.9 इक्वेशन को आके देखो, 3.9 इसके बाद मौजूद है, लिख लिया। 3.9 के अंदर जो है वो क्या है, x0 माइनस f0 बाई k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको जो है कॉस ओमेगा एन टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, x0 कॉस ओमेगा एन टी आएगा ना, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस f0 बाई k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा एन टी, सही है। तो अब आपने क्या काम करना है, यानी सादा सी बात है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाले टर्म्स हैं वो सेपरेट कर लेनी है, और जिसके अंदर एक में आपने k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर जो है ना वो आगे भी आ रहा है, तो वो कॉमन ले लेना है, एक कोएफिशिएंट वो बना लेना है, वहाँ से कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा एन जो है ना वो आ जाएगा, वो फॉर्म बन जाएगी 3.13 वाली। तो वो फॉर्म बना लें जल्दी। चलें आपको हिंट दे दिया है, जल्दी करें शाबाश, जल्दी करें करो यार इसको ना। 3 क्रेडिट्स वाला जो है ना वो सिलेबस हमने पूरा करना है, टूर नहीं, अल्लाह खैर करे। सही है यार, कोई नहीं, अनडिफाइंड है, लैब भी तो नहीं है ना आप लोगों की, बात नहीं, मर्जी है। CP भी तो फिर नहीं दी ना उस तरह की, सिर्फ एक फैब्रिक करें यार शाबाश। 3.9 ले आओ मेरे, और सॉरी 3.13 ले आओ।
जल्दी 3.13 फॉर्म बनेगी। बाकी डेल्टा एस टी वाली तो फॉर्म आपको ऑलरेडी मैंने बता दी है ना, वो डेल्टा एस टी तो ऑलरेडी बन चुका है, सही है ना। उधर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होगा तो आपने क्या है उस तरह के पे डिवाइड कर देना, डेल्टा एस टी वाली फॉर्म बना लेनी। तो कॉज ओमेगा टी माइनस कॉज ओमेगा एन टी आखिरी टर्म आ जाएगी। आपस में मिलजुल के एक काम कर लो ना, देख लो एक दूसरे को। मेरा भाई शुरू से यही तरीक़ाकार है, मैं इधर सब कुछ नहीं लिखता होता। मैं जिस सेशन को भी पढ़ाता हूँ मैं मिनिमल गाइड करता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। मैकेनिक्स आपने खुद करनी है बैठ के इधर। अगर आपको ये लगे कि मैं कहीं टाइपिंग करके आपको सारे प्रिंट दे दूँगा, ऐसे नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। चाहे आपके बाद कोई सेशन जितने मर्जी आ जाएँ, ये जो गुजर चुके हैं वो ये इसी तरह करते थे। गाइड कर सकता हूँ, गाइड करते हो तो आपके सारे वो प्रॉब्लम आपको फिर बोलता नहीं है बाद में। आपको ये करके दे दिया जाए तो फिर टोटल ही रट्टा है, थोड़ी देर बाद फिर वो भूल जाएगा, फिर उसको बार बार देखना पड़ेगा, यार ये कैसे किया था, ये कैसे, वो पता नहीं। हाँ, जहाँ जिस स्टेप की पता ना चले मुझे बुला के आप पूछ सकते हो। हाँ, जस्ट रेज योर हैंड्स एंड आई विल बी देयर फॉर यू। बताएं जी। भाई 3.13 आई है या नहीं आई? ये पूरी इक्वेशन के साथ नहीं डिवाइड हुआ कि यानी कि हमने पे किसी से के ऊपर डिवाइड किया। आप देखें ना, नेचुरल वाली टर्म तो अलग आ गई ना, उनके साथ तो नहीं था ना। फिर सुन लेना के माइनस एफ नॉट और के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया ना, अंदर क्या रह गया था? कॉज ओमेगा टी माइनस कॉज ओमेगा एन टी।
बस उसी को ही जो है ना वो उसने डेल्टा एस टी वाली फॉर्म बना ली है। नहीं वही ना, मतलब अगर आप देखें ना, यहाँ तो पूरी इक्वेशन ही है, हाँ, यानी कि सारी हाँ, आएगी, हाँ। तो अगर हम एक फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो बाकी फैक्टर के साथ भी तो डिवीजन होनी चाहिए। वो फॉर्म सिर्फ उसने बनाई है ना पिछली, अभी उसने नया काम तो किया कुछ नहीं। आप कह रहे हैं एलसीएम ले, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे समझ आ गया। मैं ऐसे ही बात करूँ कि हमारे पास पूरी कोई वो उनका डिनोमिनेटर है ही नहीं ना, है ही नहीं, तो कैसे आप डिवाइड कर दें? नहीं, वैसे भी तो मतलब डिवाइड करें ना, एक्स नॉट तो हमारे पास कैसे कैसे नहीं, कैसे आप इक्वेशन 3.9 की तरह ये था, यही थी ना। इसके अंदर जब अंदर मल्टीप्लाई किया ये अलग आ गया, ये तो ऐसे ही ये अलग आ गया। अब ये वाला जो है और ये साथ ये कॉमन लिया तो इसमें से जो है वो कॉज ओमेगा टी से ना, जो कि प्लस था तो ये माइनस है, कॉज ओमेगा एन टी आ गया। ऐसे ही है। तो अब चूँकि है ही सिर्फ इसी के साथ, तो इसी ने चेंज होना है, इसके साथ तो है नहीं। समझ आया आपको? आपसे पूछ रहा हूँ, यस आपसे हाँ, क्या नहीं तो बताएं मुझे क्या चीज़ जो है समझ नहीं आई। मैं आपको पूछ भी रहा हूँ कि भाई इस चीज़ को कर लो, सही है क्या समझना है? बाकी लोग भी हाँ जी, ये इंटरमीडिएट स्टेप है। ये अभी तक तो हम रेजोनेंस वाले उस फैक्टर की तरफ चले ही नहीं, अभी तो हम 3.9 को सिर्फ फॉर्म में ले आए हैं ताकि जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए जिसके अंदर हम जो है वो उसको मैनिपुलेट कर सके रेजोनेंस के लिहाज से। अब सुन लो 3.13 जब इक्वेशन आ जाएगी, और उम्मीद है काफ़ी सारे 50% स्टूडेंट तो इसको ले आए हैं, ये फॉर्म आ जाएगी तो आप इसकी पहली दो टर्म्स चेक करो, वो तो फ्रीक्वेंसी ने फोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है वो तो कभी भी अनडिफाइंड हो ही नहीं सकती। देखिए टोटल 3 टर्म्स हैं, पहली जो 2 टर्म्स हैं वो कभी अनडिफाइंड हो ही नहीं सकती क्योंकि ओमेगा पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। लास्ट वाली जो टर्म है ना उसका जो कोफिशिएंट है वो डेल्टा एस टी ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर है, और n2 क्या कॉज ओमेगा टी माइनस कॉज ओमेगा टी, इसके अंदर है कॉज ओमेगा टी वगैरह। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि जब जो है वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल जो है वो बन जाए तो साफ जरी अनडिफाइंड बन रही है। अब अगले पेज पे आ जाए, अब हमने करना क्या है सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म को डिफाइंड बनाना है। लास्ट टर्म को क्या बनाना है? डिफाइंड। पहली 2 टर्म्स डिफाइंड हैं, लास्ट टर्म है उसको डिफाइंड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ये आगे चलें अगले पेज पे जनाब उसने लिखा है फिगर 3.5 के नीचे पढ़ें
वो कहता है सिंस द लास्ट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन टेक्स एन इनडेफिनिट फॉर्म, लिखता है फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन वी अप्लाई जो है वो ले हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। इसको जो है वो पढ़ ले, ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, ले हॉस्पिटल रूल। ये रूल है कि ये रूल किस लिए यूज़ होता है जनाब, अनडिफाइंड फॉर्म को डिफाइंड फॉर्म में बनाने के लिए, फ्रैक्शंस को। अब रूल क्या है, रूल जैसे लिखा हुआ है मैं उसी को बस डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यानी मकसद जो मुझे समझ आई है। मज़ीद तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। इसका ये होता है कि जब फ्रैक्शंस जो है ना वो मतलब अनडिफाइंड बन रही हैं तो आप क्या काम करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, ठीक है ना, फॉर विच दे आर बिकमिंग अनडिफाइंड, ठीक है ना, उसके लिहाज से हम डेरिवेटिव लेते हैं किसके, नोमिनेटर के और डिनोमिनेटर के। फिर अगेन जो है वो हम वो फंक्शन जिसके लिहाज से वो जो है वो अनडिफाइंड बन रही हैं वो पुट करते हैं। अगर फिर जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म बने तो हम फिर सेकंड डेरिवेटिव एक टाइम और ले लेते हैं, सही है। हाँ हाँ, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक करें ना, अगर जो है वो डिफाइंड फॉर्म बन जाती है क्लोज, अगर ना बने फिर एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले, सही है। फिर और डेरिवेटिव लेने, साथ लेने, ज़्यादा डेरिवेटिव तो नहीं लेने, एक दो दफ़ा डेरिवेटिव ले लीजिए, तरीकाकार है, इसके अलावा कोई और रूल नहीं है। बाकी डेरिवेटिव क्या होता है ये वो इसको जो है वो डिस्कवरर ही जाने इसको, सही है ना, हम तो इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो ये तरीकाकार है। अब सुन लो, किस फंक्शन के लिहाज से अनडिफाइंड बन रही थी कि ओमेगा वाज अप्रोचिंग टू ओमेगा एन, तो लिमिट आपने लगाई देनी। लिमिट क्या लगाई है कि ओमेगा लिमिट इज इक्वल टू ओमेगा अप्रोचेस टू ओमेगा एन। ये नहीं गलती से लिख देना कि ओमेगा एन अप्रोचेस टू ओमेगा, तो साफ ज़ाहिर जो आपके कंट्रोल में वो ओमेगा है, ओमेगा एन इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो ओमेगा कैन अप्रोच ओमेगा, नॉट ओमेगा एन कैन अप्रोच ओमेगा। मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना कि लिमिट आपने अप्लाई करनी है ना, तो आप वो चीज़ अप्रोच कर सकती है जो आपके कंट्रोल में है। वो तो ओमेगा तो कांस्टेंट, तो आपने क्या लिमिट अप्लाई करनी है कि ओमेगा अप्रोचेस टू ओमेगा एन। मैं ये नहीं लिखना कि ओमेगा एन अप्रोचेस, तो कहीं गलती में ये भी ना लिख दो कि जनाब लिमिट ओमेगा एन अप्रोचेस, तो इसको इसी तरतीब से लिखना, ओमेगा अप्रोचेस ओमेगा एन, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का ओमेगा के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, तो डी कॉज ओमेगा टी ये डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव मेरा ख्याल है मैं ही इधर लिखने की कोशिश करता हूँ, सही है ना। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे भाई, तवज्जो रहे, हाथ से मिटा देता हूँ। ये देखना जी, आप देखते हैं कि जनाब क्या चीज़ है, लिमिट देखें, लिमिट अप्लाई की है, ओमेगा अप्रोचेस ओमेगा एन, ओमेगा अप्रोचेस ओमेगा एन, ठीक हो गया। ये अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा है, डी ओवर डी ओमेगा और कॉज ओमेगा टी। इसका अब उसने लिखा हुआ, मैं वो सारा कुछ लिख नहीं रहा, लेकिन उसका डेरिवेटिव लेते हैं ना पहले टर्म का। आप देखते हैं कॉज ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस, अब ओमेगा टी के लिहाज से अब क्या है, ओमेगा के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा टी, यानी कि वो इस तरह का कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा टी साइन ओमेगा टी, क्योंकि देखो ओमेगा के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो ओमेगा टी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो टी कांस्टेंट आ जाएगा ना बाहर। जिस तरीके से हम टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो ओमेगा स्टार्ट में आ जाता था, अब ओमेगा के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या है, टी स्टार्ट में आ गया। जल्दी सही है, ओमेगा आपके कंट्रोल में है ना, उसको डिफाइंड बनाना है ना, सही है ना। तवज्जो, अब इस टर्म सेकंड की तरफ चलो, सेकंड टर्म की तरफ चलो, तो वो क्या लिखी हुई है, डी ओवर डी ओमेगा, वो है कॉस ओमेगा एन टी। अब कॉस ओमेगा एन टी का मसला ये कि इसके अंदर ओमेगा एन भी कांस्टेंट है और टी का डेरिवेटिव ओमेगा के लिहाज से टी तो फंक्शन ही और है, तो इसका मतलब है ये वाली टोटल जो है ना जीरो हो गई। डी ओवर डी ओमेगा क्या है इंटू कॉस ओमेगा एन टी, ये सारा जीरो हो गया, क्योंकि कॉस ओमेगा एन टी इधर अलग से लिख देता हूँ, डी ओवर डी ओमेगा, ये जो कॉस ओमेगा एन टी है ये जीरो,
क्यों? जिसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं वो इसके अंदर है ही नहीं वो टर्म। ओमेगा एन कांस्टेंट है, टाइम फंक्शन ही सेपरेट है, टाइम का तो ओमेगा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, टाइम तो खुद एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर? तो ये मतलब ये टर्म अगली जीरो आ गई, सही है, नोमिनेटर क्लियर। नीचे चलना, नीचे क्या चीज़ आ जाएगी, 1 0 हो गया कांस्टेंट है, आगे क्या रह गया माइनस, क्या लिखता है ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा एन स्क्वायर। तो आपने साफ ज़ाहिर है ओमेगा एन स्क्वायर तो नीचे कांस्टेंट है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, ऊपर रह जाएगा 2 ओमेगा ओवर ओमेगा एन स्क्वायर, यही रहेगा या कुछ और रहेगा। ये सारा कुछ जब कर लेंगे ना, अब आपने इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देनी, अब लिमिट अप्लाई करनी, अब ये लिमिट लगाने, पहले डेरिवेटिव लिया, अब आपने लिमिट अप्लाई कर, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टी साइन ओमेगा, ओमेगा अप्रोचेज ओमेगा की जगह ओमेगा एन आ जाएगा ना, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी -2 ओमेगा की जगह पे ओमेगा एन आएगा, इस ओमेगा एन के साथ एक ओमेगा एन कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, सही है, माइनस के साथ माइनस भी कैंसल आउट हो गया, सही है। फॉर्म आ गई जी सादा सी 3.14 वाली, ओमेगा एन t/2 साइन ओमेगा एन टी। जल्दी 1 मिनट में क्लियर करो, ये मैंने आपके लिए इधर लिख दिया, ये काम आपके दिन में लगा देता ना, 5-10 मिनट गए थे इस काम में। अब क्या है, लास्ट टर्म को डिफाइन करके जनाब 3.15 आ गई है, सही है ना, उसके अंदर पुट कर दी 3.13 में, और ये जनाब 3.15 फॉर्म आ गई। जल्दी करो जल्दी, तवज्जो रखना, तवज्जो आपकी चाहिए। अब आप सुने, टर्म जो है वो लिखी हुई है, अब सिर्फ और सिर्फ यकीन माने वो वजाहतें करना पड़ती हैं जो वजाहतें मैं दूसरे बेचारे सेक्शन को बता चुका हूँ, सही है ना बताऊँ तो मेरा जो है वो होता है कि आप स्टूडेंट जो है ना वो उनके साथ ज़्यादती होगी, रखा हुआ आप लोगों ने इधर जो है ना वो डस्टर भी नहीं है, सही है ना। मेरा ख्याल है इधर लेक्चर सिर्फ मैं ही लेता हूँ, ये मेरे लेक्चर पे वैसे ही आप डस्टर उसको उठा लेते हो, सही है ना। अच्छा तवज्जो रहे, पूरी इक्वेशन 3.15 उधर लिखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि एक्स टी किसके बराबर है, वो है एक टर्म आ रही, दूसरी टर्म आ रही, आखिर पे टर्म आ रही है डेल्टा एस टी डेल्टा एस टी, और आगे है जनाब ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई 2, समझ आ रही है। और आगे क्या चीज़ है जनाब, साइन, ये देखिए ओमेगा एन टी, ये देखिए ये क्या है डेल्टा एस टी, ये लास्ट वाली टर्म को मैंने जो है वो बॉक्स किया, बाकी 2 टर्म्स लिखी हुई हैं। पहली टर्म क्या है एक्स नॉट साइन ओमेगा एंड कॉज ओमेगा एन टी, और अगली टर्म क्या है
एक्स डॉट नॉट ओवर ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। आप देखते हैं कि अगर इनमें से हर एक कर्व को फॉर एग्जाम्पल आप प्लॉट करते हैं, हर टर्म को आप प्लॉट करते हैं, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ये देखते हैं कि जनाब इस तरह जो है वो ग्राफ बनेगा, सही है ना, एक्स डी टाइम का फंक्शन है। पहली टर्म को आप देखते हो तो वो क्या कहते हो कि एक्स नॉट कॉज ओमेगा एन। इसका मतलब है कहते हैं कि एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है और वो वेरी कैसे कर रहा है, कॉज ओमेगा एन टी के साथ, सही है ना। उसकी वेव कैसे बनेगी, कॉज ओमेगा टी की वेव ऐसे बनेगी ना, ये देखिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड चलती जाए। अगली टर्म क्या है, अगली टर्म है जनाब एफ डॉट नॉट और ओमेगा एन। तो इसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, वो एफ डॉट नॉट ओवर जो है वो ओमेगा एन और साइन ओमेगा एन टी। इसकी जो है वो वेव जो है वो जब आप जनरेट करेंगे तो वो कैसे बनेगी, इस तरह से जो है वो वेव बन जाएगी। यानी मकसद है कोई चीज़ हम मैं इंडिपेंडेंट करके बता रहा हूँ। अब जो है अच्छा इस अब लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म के अंदर क्या चीज़ है, डेल्टा एस टी ओमेगा एन बाई 2। इसका मतलब है इसका डेल्टा एस टी कॉन्स्टेंट है, ओमेगा एन कॉन्स्टेंट है और डिवाइडेड बाई 2 ये कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब है कि ये जो है वो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इस टोटल का टी इनटू साइन ओमेगा एन टी का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, डेल्टा एस टी ओमेगा एन बाई 2। इसका मतलब है अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स थी, जो फर्स्ट टू टर्म्स थी वो सिर्फ सिंगल फंक्शन था, वो सिंगल फंक्शन था। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, टी इनटू साइन ओमेगा एन। तो इसमें अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ अलग से, तवज्जो रहे यार, इसको मैं सेपरेटली प्लॉट करता हूँ, आखिरी टर्म की बात कर रहा हूँ, आखिरी टर्म को मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, तवज्जो रखना। आप देखते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, डेल्टा एस टी ओमेगा एन बाई 2। अब अगर फॉर एग्जांपल ये साइन ओमेगा एन टी नहीं है, अज्यूम कि साइन ओमेगा एन टी नहीं है, तो क्या चीज़ हो जाएगी, एक्स टी किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा एस टी इंटू ओमेगा एन बाई 2, सही है ना। तो अब आप टी ज़ीरो पुट करें तो इसका मतलब है क्या चीज़ हो जाएगी, एक्स टी ज़ीरो के बराबर आ गया। आप जो है वो क्या काम करें, कोई वैल्यू डेल्टा एस टी आगे पुट करते हैं, टी की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 0.5 पुट करते हैं, यानी इन शॉर्ट जो वेव आनी है, यानी जो स्ट्रेट लाइन बननी है ना, लीनियर फंक्शन बनना है, इस तरह ये कर्व बनेगी। अगर आप माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो वो ऐसे बनेगी, सिर्फ टी का फंक्शन इधर, तवज्जो, सही है। अच्छा अब अगर आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये ऐसे लिख लें कि डेल्टा एस टी इंटू ओमेगा एन बाई 2, टी फंक्शन ना होता, अगर टी फंक्शन सही है ना, ये टी ना होता, सिर्फ होता साइन ओमेगा एन टी, तो फिर जो है वो कर्व कैसे बननी थी, जैसे ये है वो साइन वाली टर्म, ये जैसे ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की बननी थी ना, जो कि इसका भी एम्पलीट्यूड किसके बराबर होना था, डेल्टा टी ओमेगा एन एम्पलीट्यूड आना था, और साथ जो है वो टी तो है नहीं, साथ जो है वो बिल्कुल इस तरह कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की जो ये वाली कर्व है ये बननी थी, ठीक है। जब ये इसके साथ टी मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो सिर्फ ये जो फंक्शन था ना, ये वाला, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो फंक्शन है ये किस में जो है वो चेंज हुआ, ये इस तरह जो है वो बन गया। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो लीनियर टी फंक्शन ने इसकी पीक्स को कंट्रोल किया, रेजोनेंस की कर्व को, कि पीक जो हैं या उनके जो एम्पलीट्यूड होते हैं या पीक्स हैं उनको कंट्रोल किया है टी फंक्शन ने। और जो क्योंकि अगर टी फंक्शन ना होता तो फिर ये क्या है, ये सारे एम्पलीट्यूड इस तरह बराबर रहते, ये बराबर रहते, एम्पलीट्यूड के अंदर कोई वेरिएशन ना आती। अब एम्पलीट्यूड जीरो था तो एम्पलीट्यूड ट्रीमेंडसली लार्ज हो गया, अब इस तरह चला जाएगा, ये कर्व जो है वो चलती जाएगी, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में याद रख लें, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में याद रख लें, वन इज द कंट्रोलिंग फंक्शन एंड अदर इज द कंट्रोल्ड फंक्शन। ये कंट्रोलिंग फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है इसमें, वो टी है। अच्छा सुन लें,
जब आप टोटल टी साइन ओमेगा एन टी को प्लॉट करेंगे ना, तो आपके पास ये नज़र नहीं आनी ये लाइन, आपके पास सिर्फ ये वेव सॉलिड लाइन नज़र आनी, बस ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वेव्स ये लीनियरली कंट्रोल हो गई होंगी बस। इस तरीके से अगर आप स्ट्रेट लाइन से ड्रा करें उनकी पी को टच करती जाएगा बस। तो जनाब इसके अंदर ये जो है वो मेरी कंट्रीब्यूशन थी इस फंक्शन में। ओए यार चुप करो। अच्छा जी, अब जनाब ये था, अब आ जाए जी 3.16 और 3.17 में हर वो चीज़ बतानी है जो सेक्शन को बताई है। 3.16 पे आ जाओ, 3.17 अब इसमें आप देखते हैं कि अब टोटल सोल्यूशन निकाल लिया उसने। क्या किया? टोटल सोल्यूशन। अब सुन ले, आप कहेंगे कि सर टोटल सोल्यूशन 3.9 में निकल चुका है, 3.9 में निकल चुका है, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से कॉज ओमेगा एन टी साइन ओमेगा टी था, दो फंक्शन थे ना इन्वॉल्व हो रहे थे, अब कम्पैक्ट फॉर्म में वो लाना चाह रहा है। वो चैप्टर 2 पे अगर स्टार्ट में चलें तो वहाँ पे फिर कहता था कि अब मैं बता देता हूँ कैसे आता है। अब सुने, एक्स टी किसके बराबर लिखता है? ए कॉज ओमेगा एन टी माइनस फाइव प्लस क्या लिखता है? डेल्टा एस टी ओवर 1 माइनस ओमेगा एन स्क्वायर इनटू कॉज ओमेगा टी फॉर ओमेगा और ओमेगा एन इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है असल में। सही है ना? वो अंडरस्टूड है। अब पहला जो फंक्शन है ना ए कॉज ओमेगा एन टी माइनस फाइव, ये कौन सा है? होमोजीनियस सोल्यूशन, होमोजीनियस। अब कहेंगे पीछे तो उसने मेंशन नहीं किया, तो वो जो इक्वेशन है कौन सी थी? 3.4 थी जी, इक्वेशन थी 3.4। सही है ना? 3.4 इक्वेशन क्या थी? एक्स एच टी सी वन कॉज ओमेगा एन टी प्लस क्या था? C2 साइन ओमेगा एन टी था। यही था, इधर लिख देता हूँ यार, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ आपके लिए, तवज्जो रहे, लिखो 3.4 इक्वेशन लिखो। ओ यार लिख भाई, एक्स जो है वो एच टी, एक्स एच टी किसके बराबर था? वो था C1 है कॉज ओमेगा एन टी, कॉज ओमेगा एन टी प्लस क्या है? C2 साइन ओमेगा एन टी। यही है ना? अब इसी को उसने कैसे मैनिपुलेट किया है आपको याद है? चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये तीसरी दफ़ा कर रहे हैं। आपने क्या काम करना है? आप एज्यूम करते हैं अल्टरनेट फॉर्म में, आप कहते हैं कि C1 जो है वो क्या है? कोई एक एम्पलीट्यूड है बड़ा, सही है ना? वो एम्पलीट्यूड है A, सही है? जिस तरह इनिशियल कंडीशन जो है वो टाइम 0 पे जो है वो आती हैं, तो बाकी वो फेज शिफ्ट भी जो है वो हो सकता है एंगुलर फॉर्म में। वो क्या आ जाएगा? cos फाई, और C2 किसके बराबर है? A साइन फाई। सही है? ये C1 C2 की वैल्यू इधर पुट करो तो क्या आ जाएगा? लिख लो, उसने नहीं ये चीज़ मेंशन की, उसने डायरेक्टली लिख दी। तो अब क्या आ जाएगा? A cos ओमेगा एन टी cos फाई प्लस क्या हो जाएगा? A साइन ओमेगा एन टी और साइन फाई आ जाएगा। सही है? और इसको जो है वो जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? A cos ओमेगा एन टी माइनस फाई। यह है तो इक्वेशन जो है वो 3.16 इस तरह बनी। अब आपको तो ये नहीं पता होना था। हाँ क्लियर? सही है? अब इसके अंदर अब बात आ गई कि आपने ए और फाई दो फाइंड करने हैं, कॉन्स्टेंट फिर आ गया ना, वो कैसे फाइंड करने हैं? वो बहुत आसान है। आपको याद है पीछे इक्वेशन जो आपने वो यार प्लॉट की थी, अपना इक्वेशन जो है वो C1 कांस्टेंट C1 C2 निकालने हैं ना, निकालने हैं। तो आपको पता है आप क्या लिख सकते हैं? A किसके बराबर हो सकता है? वो हो सकता है C1 स्क्वायर प्लस क्या हो सकता है? C2 स्क्वायर। तो आपने उनका स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट लेना है, तो वहाँ से A आ जाएगा। और फाई लेना है तो आप क्या करेंगे? C2 ओवर C1, यानी क्या काम करेंगे? C2 ओवर C1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? tan फाई के बराबर। और फाई किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स जो है वो C2 ओवर C1। और वैल्यू पुट कर देंगे उस इक्वेशन से, तो वहाँ से फाई भी आ जाएगा। C1 और C2 के पहले वैल्यूज निकाल। हाँ जी,
बिल्कुल वो बात सही है ना, जो कि उन्हीं के बराबर तो एज्यूम किया ना हमने, बस वही जल्दी। अगले सुन लो, मैं भूल ना जाऊं, एक तो आपको जो सीपी दिया हुआ है उसकी एक इंटरमीडिएटरी मुझे दिखाना है, वो आप लोगों ने बना के, अगला बेशक सुन लो, अगला जो लेक्चर आ रहा है वो आ रहा है ये कम में को, सही है ना, वो मुझे पता चल चुका है, लेकिन उसका लेक्चर में चूँकि हमारा क्रेडिट तो काउंट होगा दरमियान में, एक लेक्चर हमारा क्रेडिट पहले भी मिस है, वो बैकअप नहीं हुआ, उसका ना मैंने कोई लेक्चर दिया ऑनलाइन, मैं इसका लेक्चर रिकॉर्डेड जो है वो जो अगला सिलेबस है, और आप अभी भी बहुत पीछे हैं, अभी चूँकि टाइम जो है वो ऊपर थोड़ा ही रहता है, बार जो जितना हो सकता है मैं करवाता हूँ। तो अभी उन्होंने बीटिंग वाला आर्टिकल की और आगे एग्जाम्पलें भी की हैं, और अगला आर्टिकल भी उन्होंने जो है ना वो किया है, सही है ना, सारा छाप के रिकॉर्ड करके मैंने सेंड कर देना, दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन यू, उसको कर लेना, ठीक है ना। इसी तरह जो समझ आती है बाद मेरे से मिल के पूछ लेना। अच्छा तवज्जो रहे, क्या बात, हाँ मैं कह रहा था कि जो सीपी है वो मॉडल बना के, मतलब उससे पहले जो है ना वो वीक में एक इंटरमीडिएटरी इवैल्यूएशन होनी है, और जो एग्ज़ाम जो लास्ट वीक होना है उसके अंदर वो फाइनल सबमिशन होनी है, जल्द अज जल्द करवा देना, उसको पहले चेक करवाना ना कि वो एक्सेप्टेबल स्टेट में आए, अदरवाइज़ सुन लो 10 नंबर होंगे ना तो 1 या 2 नंबर मिलेंगे अगर सही काम नहीं आप करोगे तो, मैं सच बात बता रहा हूँ, वर्क सही होना चाहिए, मुझे पसंद आना चाहिए, सही है ना, उससे पता चलता है स्टूडेंट कितने सीरियस हैं। अच्छा जी, मटेरियल जो मर्जी यूज़ कर लें, बस मटेरियल वर्किंग स्मूथ होनी चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए, लेवलिंग होनी चाहिए, पता चले कि वाकई जो है ना वो उसका, बाकी साइजेस वगैरह उनके खुद ही एडजस्ट कर लो। चलना यार इस इक्वेशन को तो देख लो, 3.16 आई समझ। अब 3.17 भी इसी तरह बन गई है। 3.17 में आपने क्या काम करना है, कौन से वाली 3.17, ये किसके लिए है, जब फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है वो लार्जर है, तो वो निचली वाली फॉर्म तो वही बन गई ना, वो देख लें 1 - 1 वो ये कर दिया, ओके हो गया, क्लियर, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन मैं आप ये कह सकता हूँ कि उसने बनाई है कोसाइन फॉर्म में कम्पैक्ट फॉर्म, अगर मैं आपको कह दूं कि एक्स टी किसके बराबर हो सकता है 3.16, साइन फॉर्म में भी तो आ सकती हैं, साइन फॉर्म में आ सकती हैं, आप लिख सकते हैं कि कोई एम्पलीट्यूड है A0, यार बात सुनो, क्या कर रहे हो आप, पढ़ाते हुए जो है ना वो प्रॉब्लम तो थोड़ी सी बुरी होने लगती है, प्रॉब्लम आप ये क्या है, इसका मकसद क्या मकसद क्या है, मक्खी उड़ा रहे हैं तो मक्खी मच्छर काट रहे हैं यार, तो यार आप क्या कह रही हैं, शहीद हो जाना है, क्यों कर रहा हूँ यार, कोई समझ आने वाली सही निशाने पे लगाया वो उधर सेपरेट बैठ गए वो एंड बात है, लेकिन तो सही ना नहीं, आप मक्खी को काम करते रहे, आप उधर एंड बैठ जाओ, उठ जाओ, उधर बैठना, आप लोग इधर बैठे, मक्खी आप फिर काम करते रहे, आप खुद कहते हैं कि काम कर रही है, आपको कर कुछ और रहा, सही है ना, कर कुछ और रहा, समझ आ रही ना, हाँ अच्छा, तो 3 पॉइंट क्या है 16, और इसके बारे में आपकी
वजाहत करनी थी 3.27, हाँ जी सॉरी 327, हाँ जी आपका क्या प्रॉब्लम? आप भी यार कुछ मतलब यार मुझे बता दिया करें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको। यार प्रॉब्लम बताना भी नहीं और फिर हरकतें भी करनी है। क्या बात कर रहे थे यार? अब पहले कर लो यार वो बात। अच्छा 3 पॉइंट जो है 16, इसके बारे मैंने बताया, मेरा 5 मिनट आपने इस पंगे पे अदाया करें। पहले उसकी जो है मक्खी का बंदोबस्त करने लग गया हूँ मैं, समझ आ रही ना? और अभी जो है वो इस तरफ। अब आप लोगों ने चुप करके बैठे रहना मुझे जब तक ये कहना ये वाली जो है ना 2 इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं हो जाती। 3.16 आपको क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको साइन फॉर्म में ले आना है तो आपने क्या काम कर लेना है, वहाँ पे जो कांस्टेंट है आप लिख लो। क्या लिख लोगे कि C1 = क्या हो जाएगा A0 और साइन फाई नॉट आ जाएगा, कोई डिफरेंट मतलब नोटेशन यूज़ कर लो। और C2 किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा, मैं आपको एग्जाम में मेंशन कर सकता हूँ कि साइन फॉर्म में शो करें तो क्या हो जाएगा A0 और cos फाई नॉट आ जाएगा। उसके अंदर पुट करोगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो आप इन दोनों इक्वेशन में 3.16 और 17 की जो फर्स्ट टर्म है ना उसको साइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं होगी कि उसने कोसाइन फॉर्म में लिख दी हैं तो ये कोसाइन फॉर्म में ही रहनी है, आप साइन फॉर्म में लगा सकते हैं। फंक्शन कम्पैक्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि इन इक्वेशन को उसने प्लॉट किया। तवज्जो रहे, जो फर्स्ट इक्वेशन है 3.16। अब इस इक्वेशन किसके लिए है? जब फोर्स की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है? लेस देन 1 है। अब इसमें मुझे एक बात बताएं कि इसमें आ जाए जनाब, उसने इनको प्लॉट किया है जनाब, फिगर देखें जी 3.7, फिगर है 3.7, ये देखें टोटल रिस्पांस। अब इसमें ऊपर वाला ग्राफ चेक करें, इसमें ऊपर वाला ग्राफ चेक करें तो आप देखते हैं, तवज्जो रहे, कि इसमें जो है वो फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? वो कम है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फोर्स की फ्रीक्वेंसी कम है। मेरी बात सुने, जब मैं बात कर रहा हूँ आपस में जब सरगोशी करते हैं ना तो मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है। यार कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से मतलब बात करें। जब मैं बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए तो आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे, और उसको क्या यार उसका सर खा रहे हैं। तवज्जो रहे, तो क्या बात बता रहा हूँ कि जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? नेचुरल से लेस। फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? नेचुरल से लेस। इसका मतलब है कि फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है तो उसकी वेव लेंथ ज़्यादा हो। फोर्स की उसकी वेव लेंथ ज़्यादा हो, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड लार्ज। सेम टाइम के ऊपर मसलन आप जो है वो मकसद कोई टाइम या वो इंटरसेप्ट देते हैं तो फोर्स की जो है वो थोड़ी नंबर ऑफ वेव्स बनेगी, जबकि जो नेचुरल होगी कर होमोजीनियस वाली उसकी ज़्यादा वेव्स बन जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि रेशो क्या है? 1 से लेस है। 3.16 की बात कर रहा हूँ। तो आप देखें कि एक कर्व जो है वो सेंटर में चल रही है, ये देख रहे हैं ना 3.7 की ए डायाग्राम में, अपर डायाग्राम देखें, ए डायाग्राम, तो आप देखते हैं कि जो सेंट्रल कर्व है वो किसका प्लॉट है? वो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो फोर्स वाले फंक्शन का प्लॉट है। अगर सिर्फ वो फंक्शन होता और अगर सिर्फ और सिर्फ क्या होता? सिर्फ होमोजीनियस पार्ट होता, यानी फोर्थ पार्ट ना होता, तो फिर ये जो आप देखते हैं कि जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी छोटी छोटी वेव्स बनी हुई ये बनती। लेकिन अब इसका जो है वो सेंट्रल एक्सिस होना था हॉरिजेंटल, अगर जो है वो इसके अंदर वो पार्ट ना होता फोर्स वाला। अब टोटल जो फंक्शन बनना है उसका मतलब क्या है कि जो फोर्स की जो कर्व है ना, जो कि लार्ज एम्पलीट्यूड जो लार्ज है वो मतलब है टाइम पीरियड वाली है, जो कि थोड़ी फ्रीक्वेंसी वाली है, जो सेंट्रल है वो कंट्रोल कर रही है किसको? ये जो होमोजीनियस वाली जो है वो कर्व है, ठीक है ना? तो उसको तो आप चेक करें
वो देखें कि उसने टाइम पीरियड जो है वो फोर्स का कितना लिखा है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड देख लें लार्ज है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी है किसकी, फोर्स की। और आगे चेक करें कि 2 पाई बाई ओमेगा एन लिखा है। होमोजीनियस की जो है वो क्या चीज़ है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, टाइम पीरियड उसका थोड़ा है। जबकि नीचे वाइस वर्सा है, वो चेक करें, नीचे 3.17 को प्लॉट किया है, वहाँ पे आप चलते हैं तो जो सेंट्रल कर्व है, चूँकि उस वक़्त फोर्स की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है नेचुरल से, फोर्स की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है नेचुरल से, तो फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, ग्रेटर है। अच्छा नेचुरल की थोड़ी है ना, तो नेचुरल की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, कम है, तो इसका मतलब उसका टाइम पीरियड लार्ज है। तो इस देख लें कि सेंट्रल कर्व जो है वो कंट्रोल कर रही है नेचुरल वाली, और जो फोर्स की है वो देखें कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, तो उसका टाइम पीरियड थोड़ा है, 2 पाई बाई ओमेगा लिखा हुआ है, कर्व को देखो, सही है। तो इस तरह जनाब ये जनाब इस तरीके से प्लॉट आ गया इंडिपेंडेंटली भी, और ये एक्सेल के ऊपर भी ये वर्क हो सकता है। तो जनाब ये था जनाब, आगे जो है वो रहते हैं दो आर्टिकल, काफ़ी सारे इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डेड सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। और यार खुदा होते कर लो यार, कसम से आप समझोगे से कोई मज़ा नहीं आता, दिस इज़ नो फन। मेरा नोट करना सही है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ अहम फजूल में आप लोगों ने जो है ना वो बदमज़गी जो है वो फैलानी है। अभी भी देख लें, मोबाइल नहीं कंट्रोल होते, पढ़ना भी है, सताना भी है, कोई यार मकसद ही नहीं बनता है इसके ऊपर। कोई मक्खी उड़ा रहा है, कोई मच्छर उड़ा रहा है, किसी को जनाब दिमाग में कोई जो है ना वो मतलब है यार कोई मकसद बनता है। खुद यार अपने ज़मीर में देखो यार, मतलब कुछ समझ आ रही तो मुझे बता दो कि सर ये समझ नहीं आ रही, सही है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ तक हमने कर लिया, बीटिंग फिनोमेना से पहले तक कंप्लीट कर लिया। अब इसको याद रखना, 3.2 आर्टिकल से पहले तक कर लिया है। एक सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये दूसरे सेक्शन ने कितना काम किया। 3.32 आर्टिकल किया था, आगे 2 एग्जाम्पलें उसने की हैं। 3.4 के बाद जनाब उसने 3.28 इक्वेशन तक जो है ना वो कर लिया था। मैं इंशाल्लाह लेक्चर जो है इसका भी रिकॉर्ड करता हूँ, और अगला एक उनके लिए साफ है तो वो भी करना है, तो मैं इंशाल्लाह डोंट वरी दिस विल बी रिकॉर्डेड, सही है। जो मुझे समझ आएगी आप अटेंडेंस जो है वो लगाते हैं। और आप लोगों ने यार जो है ना बस मूड के ना सत्यानाश कर देते हो, कोई मक्खी उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता भी है कि यार टीचर जो है ना वो देख रहा, बल्कि मक्खी नहीं उड़ा रहा, समझ आ रहे ना। अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, सही है ना, मैं आप बताऊं तो वो जो है हाँ समझ आ रहे ना, लेकिन वो समझता है कि मैं टीचर को जो है ना वो इस तरह सत्यानाश कर रहा हूँ। पता है बकाया में होश हवास कि यार सेमेस्टर भी मेरा लास्ट है, तो सही है। तो अभी क्या करें, उड़ के उधर पहुंच जाएं अल्लाह के बंदे। हाँ बस अब बंद ही कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ मैं तो ऑफिशियल अपना लेक्चर ले रहा हूँ, 3:30 बजे रूट चलना है। और जिस दिन ये 3:30 का है ना चलाने, इनका कोई पता नहीं होता, 4:30 पे कर दें। उस दिन नहीं देखा था, सेक्शन ए है जी। नंबर थ्री 37 सही हो गया। 331 आज आपका दोस्त नहीं आया। हाँ 322 330 327 आप क्या यार उसके कान खा रहे थे, बताओ ना मुझे।
बताओ बताओ, कोई मसला नहीं, ख़त्म नहीं बात। तो 333 आप, हाँ जी, वो एक जो है शरीफ स्टूडेंट है और उसको भी जो है ना वो बैठे हो अपने जैसा बना रहे हो। 320 हाँ जी, 35 82। अच्छा सेक्शन बी भाई, ये बाद में थोड़ा सा नेट में 317 340। आप भी यार ये बाल पॉइंट जो है ना वो इसको जान बख्श दें यार। 3.340 सही है ना? हाँ, इसके साथ जिम तो नहीं करते ये बात इतना ज़ोर ज़ोर से हाथ पे लगा रहे हैं? हाँ, आपके इधर ही जो है ना वो ऐप्स बन गए क्या यार। आप बताओ रोल साहब, हाँ आप यार ये ज़ोर ज़ोर से बाल उसके मारो इधर तक वो उससे शायद नहीं लग रहे, आप सही उसकी मदद करो, हाथ ही नज़र नहीं कर बैठना। फिर वो इधर वो स्ट्रेचर पे ले जाएंगे आप। इतना ज़ोर ज़ोर से जनाब लगा हुआ है ना, वो बाल पॉइंट के साथ कुश्ती कर रहा है। फिर ये बात हाँ जी, आपने च्युइंगम निगल ली है? 343 सही बता देना, वो च्युइंगम ही लगता है वो गले में फंस गई आप। 310 सही, प्रॉपर रजिस्टर लाया करो। और एक मिनट 310 सही है, 310 सही हो गया जनाब। ओ ख़त्म, मैं तो काम कर, सॉरी आपको रोल नंबर कोई निकाल लेते हैं। 315 सॉरी, कोई मसला नहीं, अब होश उड़ा देते हैं ये लोग। 304 ओ यार 304 अच्छा जी 334 सही हो गया। 308 देखना भी होता है ना यार, वो लाइनें भी सीधी रखनी होती हैं। 332 बड़ा मसले होते हैं ना अटेंडेंस पे भी, ये भी यार मैं कहता हूँ स्टूडेंट के ऊपर कुछ थोड़ा इन्फ्लुएंसर। एक मिनट 331 भी है, ओके हाँ 338 323 ठीक है यार, ख़त्म हो गई आजमाइश। आखिरी का ये रोल नंबर क्या था यार? हेलो, इसका क्या रोल? 332 यस 32 32 है 33 है इधर यार एंड पे कौन बैठा हुआ है? आपका क्या रोल नंबर? 22 हैं? नहीं आपका लगे 32 की लगी, किसकी लगी अटेंडेंस? ये इधर एंड पे कौन बैठा था जिसमें अभी आप 23 लेटेस्ट 23 323 था। हाँ यार आज की ही ये है, ये 22 की नहीं लगी हैं? 22 की नहीं लगी। अच्छा हाँ सही, आप में 20 आप में 20 हैं? ये लाइन नहीं बनती यार ये लाइन बनती है, देख ये लगी हुई है सर, ये करता है। हाँ सर ये हाफ अटेंडेंस मक्खी की वजह से, कोई नहीं इसके ऊपर। हाँ बाकी उड़ गई सर, मक्खी उड़ गई तो आप भी उड़ जाओ। हाँ आप भी जो है ना वो आप कुछ नहीं। हाँ सॉरी चलो आ जाए यार, लगी हुई है फिर आ जाए यार।
कि आज जल्दी रूट क्यों चल रहे हैं? आज क्या मुसीबत आ गई? बता रहा हूँ 82 3 वेट ये मॉर्निंग लगा B section में। L13 नहीं है 3 82 82 यार ये चूल ये क्या हो रहा है? ये मेरे साथ फिर आपसे गलत आप हैं लगी हुई है 82 है हाँ हैं ये सारे आपका अरे 390 के बारे जाने हैं सीआर है काफी सारे एप्लीकेशन यार उसको तो छोड़ दो अपने मेरी तो सर हो गई हो गई है हाँ वो खुद आएगा मेरे सामने मैं खुद अल्लाह खैर करेगा कुछ नहीं होता ये अपने पास रखो बाद में बड़ी तो बाद में हाँ हाँ वो बाद में जो है ना आप एग्ज़ाम में दें यार चुप कर जा पिछली दफ़ा भी तुम जाके उधर चेयरमैन ऑफिस में बैठो ना वहाँ पे आधे चेयरमैन बनो छोड़ो पर कुछ नहीं क्या अल्लाह खैर करेगा आंखों का आप ठीक करवाओ कोई मसला नहीं से ना पहले कौन सा आप जो है ना वो लेक्चर के जो है ना वो इतने